नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रीपेड मीटर के बिल की वजह से एक युवक की जान चली गई। ये बिल लाखों में आया। अगर हर जगह हमने देखा है कि प्रीपेड मीटर को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं, कहीं पर बिल को लेकर के, गलत बिलिंग को लेकर के, पैसा जमा करने के बाद बिल ना चालू हो रहा है उसको लेकर के। लेकिन इटावा के भरथना से एक ऐसी खबर आई है कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया और बताया है कि एक बहुत बड़ी एक खामी, वो बड़ी खामी उसके लिए है जिसकी जान चली गई, ऐसा उनके परिवार वालों का आरोप है। लेकिन एक खामी कैसे किसी के जिंदगी के लिए काल बन जाती है, ये खबर वैसी ही है। क्योंकि एक व्यक्ति का बिल आता है, पहले पोस्टपेड मीटर लगा रहता है, उसके बाद वो प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाता है और बिल महीनों में, कुछ महीनों का ही 1.5 लाख के करीब पहुंच जाता है। और ये किसी बड़े आदमी का बिल नहीं है, बल्कि एक छोटे से दुकानदार का है जो छोटी सी दुकान चलाते थे, जिनका नाम शिवपाल सिंह है, इटावा के रहने वाले थे, भरथना के। उनके बिल को लेकर के उनकी शिकायत आई और लगातार वो बिजली विभाग के चक्कर काट रहे थे, ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है। लेकिन बिल ना सुधरने के बाद उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि सदमे से उनकी जान गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रीपेड मीटर क्यों लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। विभाग आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्यों लोगों को इस तरीके से जो बिलिंग को लेकर के परेशानी आ रही है उसको दूर नहीं किया जा रहा है। एक नहीं, ऐसे कई मामले हैं। अभी हाल फिलहाल में भी हमने सुना था कि कई जगहों पर इस प्रीपेड मीटर की वजह से लोग परेशान थे, उनकी घरों की बत्ती गुल हो गई। तमाम बड़े बड़े लोग हो या चाहे आम लोग हो, पहले उनको अपने बिल को जमा करना था, उसके बाद ही उनकी लाइट आती। लेकिन सवाल यह है कि कई लोगों ने अपने बिल को जमा तो कर दिया, लेकिन उनके घर की बत्ती नहीं आई। तो इसी को लेकर के हमारे साथ वो पीड़ित की बेटी भी है जिसकी जान चली गई है, हमारे साथ इटावा से वो जुड़ेंगी। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी भी हैं, इस पूरे मुद्दे पर जो बात करेंगे। जो इस वक्त प्रीपेड मीटर पे जो एक बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 77 लाख स्मार्ट मीटर हैं, जिसमें से 70 लाख ऑनलाइन गो लाइव हो चुके हैं, मतलब वो प्रीपेड में कन्वर्ट हो चुके हैं और बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ उस मृतक की बेटी भी जुड़ेगी जो इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेगी। लेकिन सबसे पहले हम नितिन सर के पास चलते हैं। नितिन सर आपके पास आते हैं। हमारे साथ राम कुमार राजपूत जी जुड़ गए हैं, जिनके साथ मृतक की बेटी भी है। राम कुमार जी। जी सर। वो आपके साथ मृतक की बेटी हैं, उनको हमारे साथ जोड़िए। और ये जो पूरा मामला है, आखिरकार पहले उनसे ही जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से, क्या समस्या थी जिसकी वजह से इस तरीके का आरोप, पीड़ित परिवार ने जो आरोप है वो लगाया बिजली विभाग के ऊपर। उनसे बात कीजिए। जी 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 देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो गरीब परिवार से आते हैं और जो है किसी तरीके से अपना परिवार गुजर बसर करते थे, और देखा जा रहा है कि 3 महीने का जो बिल जो है 1,60,000 बिल आने के बाद में पूरी तरीके से परिवार सदमे में था और जो है उनकी दर्दनाक मौत हो गई। अब मैं देखा जा रहा है कि उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी आपकी बात करना चाहेंगे किस तरीके की घटना हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम राखी है। किस तरीके की घटनाएं हुई थी आपके साथ, पापा के साथ में? जैसे देखिए, आप सबको पता है कि ये बिल जो विद्युत विभाग के लोग हैं, उन लोगों ने हमारा बिल बहुत गलत निकाला था। हमने पापा बहुत बार चक्कर लगाते रहे, आते जाते रहे, पर उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ भी। बस उनको चक्कर लगवाते रहे, कभी सुंदरपुर जाओ, कभी इटावा जाओ, कभी इधर जाओ, वो जाते ही रहे। तो इसी बीच क्या हुआ कि उन्होंने ना तो किसी अधिकारी ने इस पे ध्यान दिया, ना ही उन्होंने कुछ दिया। हमने, पिताजी ने एप्लीकेशन भी लिख के डाला था कि इसको देख लीजिए, बट उन्होंने नहीं देखा। और एक टाइम ऐसा हुआ कि उनको उस चीज का सदमा लग गया और वो गुजर गए। इसके बाद हम लोग वहां पे गए, उसके बाद वो संशोधन कर रहे, बट संशोधन में भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी तक हमारे पास ना तो कोई अधिकारी आया, ना कोई मंत्री आया, ना कोई नेता आया, कोई भी नहीं आया। कोई संशोधन नहीं है हमारा, अभी तक कोई संशोधन नहीं है। उन्होंने सिर्फ 20,000 रुपए दिए। आप रागिनी जी, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बहुत दुख की बात है, जिसने अपने परिवार का, अपने पिता खोया, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की चीजें आ रही हैं, प्रीपेड मीटर को लेकर के आप सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट आ गई। आप पहले हमारे दर्शकों को जरा बताइए, ये देश की जनता, ये प्रदेश की जनता भी देखिए कि आखिरकार कितना बिल था, पहले कितना बिल आता था, उसके बाद अब कितना बिल आया, जिसको लेकर के वो परेशान थे। जैसा आपने बताया कि उनको इसी की परेशानी थी, यही दिक्कत थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।
देखिए जैसे नॉर्मल पहले जो हमारा नॉर्मल मीटर लगा था वहां पे हमारा बिल में भी शायद थोड़ा सा 1500 1200 का आता था, ठीक है। फिर जब से ये स्मार्ट मीटर लगे इन्होंने हमें रीडिंग निकाल के दी, एकदम से पहले महीने 20 से 25,000 आया, फिर से 25,000 आया, फिर 43,000 आया, तो ऐसे 3 महीने में 1,60,000 1,60,000 कैसे आ सकता है आप खुद बताइए। आप मेरे घर की स्थिति देख रहे हैं, घर में रहने वाली यूनिटों को देख रहे हैं, घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे 1,60,000 का बिल आए हमारे यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर 20,000 का बिल आया होगा जब पहली बार आपके पास जब ये मीटर कन्वर्ट हुआ था, चाहे प्रीपेड में स्मार्ट हुआ था, तो आपने क्या जाकर के आपके परिवार की, जिसे आपके बता रहे कि आपके पिता कई बार गए थे, चक्कर लगा रहे थे, तो क्या उन लोगों ने कोई दलील दी, कोई बात कही कि इस वजह से आपके बिल में इस तरीके का इस तरीके का अमाउंट शो कर रहा है, कोई बात बताई? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि आप सुंदरपुर जाइए, वहां से चेक कराइए, हम लोग सिर्फ कंप्यूटर पे देखने वाले लोग हैं, हम सिर्फ देख के बता देते कि आपका इतना आया। पापा सुंदरपुर भी गए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे एरिया का नहीं है, आप बर्तना जाइए, पापा ऐसे ही चक्कर लगाते थे, कुछ निवारण तो नहीं आप किन किन अधिकारियों से आप मिले थे? आपके पिताजी किन, आप भी जानते होंगे क्योंकि आपने बताया कि खुद आपने एप्लीकेशन लिख करके दी थी। कितने अधिकारियों से आपने इस बात को लेकर के गुहार लगाई थी और क्या इस पर आश्वासन, क्या केवल और केवल यही आप, जैसा कि आप बार-बार बता रहे हैं कि इधर से उधर आपको टहलाया गया या आपको इधर से उधर भेजा गया? जो बिजली विभाग में जो बैठे हैं जेई साहब से, पहले तो वो बात ही नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ पे पापा हमारे चाय बेचते थे, तो पापा की जानकारी में व्यवहार ठीक ठाक था, तो उन्होंने एक लोगों से और बोला था, उन्होंने बोला कि मेरी फोन पे बात करवा दो। पापा मेरे यूं ऐसे हाथ जोड़ रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे उनके, पर जेई साहब ने पापा की ना बात सुनी, ना ही उन्होंने फोन पे बात की, कोई निवारण नहीं किया, उन्होंने कोई बात ही नहीं मतलब की, पापा से कोई बात। मतलब 1 महीने का बिल जब 20 से 25,000 आया, दूसरी बार भी आया, और अगर 3 महीने में 1,60,000 के करीब पहुंच गया और इतनी बड़ा बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा था, वो लगातार मिलने भी जा रहे थे, तो क्या विभाग के अधिकारियों ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं उस पर रिएक्शन दिया, कुछ भी सही नहीं कराया? उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, पापा ही सिर्फ परेशान थे क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति थे, वो अपना बिल टाइम टू टाइम भरते थे, इसलिए टेंशन हो रही थी कि जैसे जैसे इसका निवारण हो जाए, तो पापा तो पहले ही बोल चुके थे जैसे ही अगर इसका निवारण हो गया हम बिजली कटवा देंगे। अभी भी हम यही कह रहे हैं, बिजली कटवा देंगे, हम नहीं रखेंगे अब इसको, कोई निवारण ही नहीं क्या निकला ना। अब ऐसे तो आने रागिनी वाले जी, समय में भी आप ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। नहीं रागिनी जी, अब अच्छा एक चीज ये भी बताइएगा हमारे दर्शकों को कि क्या आपके पास किसी अधिकारी ने इस पूरी घटना के बीच जाने के बाद, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी हुआ था आप लोगों के परिवार की तरफ से, तो जनप्रतिनिधियों की बात सामने आ रही है कि जनप्रतिनिधि के समझाने के बाद आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया, उसके बाद क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या कुछ आप लोगों को कुछ आकर के उसमें उस पूरे मामले में कोई चीज अवगत कराई गई, कुछ भी किया गया है कि आपके बिल को लेकर के कोई संशोधन किया गया है? नहीं, हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया, वहाँ पे आश्वासन दिया गया कि आप लोग अंतिम संस्कार कीजिए। हम तो पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हो गए थे, हम तो पोस्टमार्टम के लिए तैयार, क्योंकि हमें पता था कि हमने अपने पिता को कैसे खोया है, मेरे पिता कैसे मृत्यु हुई है उनकी। तो हमने उनसे बोला कि आप पोस्टमार्टम करवाइए, आप निकलवाइए रिपोर्ट की कैसे इनकी डेथ हुई है, और इसके बाद में जिसकी भी गलती है उनको घसीटिए, हमारा न्याय कीजिए। तो वहाँ के जो एसडीओ साहब हैं, हम जो यहाँ भरतना में लगते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम संशोधन कर लेंगे, 20,000 रुपए दे देंगे। आप मुझे बताइए आज के समय में क्या 20,000 से 6 से 7 लोगों का पालन पोषण हो सकता है? आप मुझे बताइए, नहीं हो सकता है ना। क्या इसके बाद भी, बिल्कुल देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, किसी के मुखिया का जाना उसके परिवार पर किस तरह बीतती है, वो उसका ही दर्द, उसका दर्द जो होता है वो खुद समझ पाएगा। इसीलिए इस चीज को उन अधिकारियों को समझना चाहिए जो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के जो बिलों में खामियां आ रही है, लगातार एक के बाद ऐसी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये एक पीड़ित बेटी का दर्द है। कम से कम उन अधिकारियों को इस पीड़ित बेटी का दर्द देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार एक बिल कैसे किसी के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है, जिस पर ध्यान देना चाहिए था। पहली बार में घटना घटित होती तो समझ में आता है कि शायद किसी की लापरवाही, किसी ने कुछ चीज छोड़ दी होगी, लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक लगातार कई बार बिल आना, 3 महीने का बिल 1,60,000 पहुंच जाना और उस पर कोई कार्रवाई न करना, एक पीड़ित बेटी, उसके परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रहा होगा, ये समझ से परे है। एक आखिरी सवाल है रागिनी जी आपसे, क्या इस सारी घटना बीत जाने के बाद भी क्या आपने किसी अधिकारी को संपर्क किया था इस चीज को लेकर के? हम संपर्क कर रहे हैं, हमें तो प्रोसेस बताया जा रहा है, कभी तहसील जाइए, कभी इटावा जाइए, कभी ये एफिडेविट बनाइए, कभी वो बनवाइए, हम अभी भी यही कर रहे हैं। और बहुत
बहुत शर्म की बात है हमारे इस सिस्टम पे, बहुत शर्म की बात है कि अभी तक हमारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो आगे निकल के हमारी मदद करता। बहुत शर्म की बात है इस सिस्टम के लिए। मैं चाहती हूँ कि हमें हमारे परिवार को न्याय मिले, हमारे पिता को न्याय मिले और हमारी ये जो खबर है योगी आदित्यनाथ तक हमारी ये खबर जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके सिस्टम में कितना एरर है। कितना सिस्टम में एरर है। एक बेटी आरोप उन अधिकारियों को लेकर के लगा रही है कि सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन इतना स्मार्ट बना रहे हैं कि स्मार्ट बनाने के चक्कर में कुछ लोग इसी तरीके से परेशान हो जा रहे हैं और कई लोग इसकी वजह से अपनी जान तक गवा दे रहे हैं। जो बात अभी सामने निकल के आ रही है, जैसा इस पीड़ित बेटी ने बताया कि सदमे से उसके पिता की मौत हो गई। और सही बात है, वो उसके दर्द को शायद वही समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता, कोई दूसरा समझ नहीं सकता। रागिनी जी हमारे साथ स्वयं भी है, लेकिन इस बात पर कई बार लगातार हमने लखनऊ में भी देखा, कई जगहों पर देखा, स्मार्ट इतना मत बनिए कि सिस्टम स्मार्ट बनाते बनाते लोग कहीं ना कहीं परेशान होते चले जाए। बहुत सारे स्मार्ट सिस्टम हमने देखे हैं, लेकिन स्मार्ट सिस्टम का कोई रिजल्ट और नतीजा नहीं है। बिल्कुल रागिनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल हम राम कुमार जी आपसे, राम कुमार जी, क्या आपने इस पूरे मामले पर किसी अधिकारी से बात की विद्युत विभाग के? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए विद्युत विभाग पूरी तरीके से लापरवाह बना है और ये इनका एक अकेला मामला नहीं है। ऐसे कई ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरीके से पीड़ित हैं और देखा ये जा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो जब से स्मार्ट मीटर पाए गए हैं उसके बाद से ही लगातार लोग परेशान हैं। कई लोगों के बिल अतिरिक्त बिल आ रहे हैं, लेकिन लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई विद्युत विभाग सुनने को तैयार नहीं है। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के लोगों की पूरी तरीके से मनमानी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, तो लोग आज भी जो है कहीं ना कहीं भयभीत हैं और परेशान हैं, लगातार चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जो है 2 एलईडी बल्ब जला रहे हैं, लेकिन उनके जो है हजारों के बिल महीने पर आ रहे हैं, जो पूरी तरीके से कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जो विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जो है कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जो लगातार कई लोग हैं जो पीड़ित परिवार हैं जो चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, लोग किसी तरीके से अपना बिल भरते हुए नजर आ रहे हैं और देखा ये जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल देने के बावजूद भी जो है लगातार संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन संशोधन भी नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से देखा जा रहा है पीड़ित परिवार लगातार भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रही है, जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तो पूरी तरीके से जनता पब्लिक पूरी तरीके से परेशान है और उनका कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वो देखा ये जा रहा है कि आने वाले समय में इनका परिणाम काफी भयभीत होगा, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं तो लोग काफी खासे नाराज देखे जा रहे हैं और इनके जो है पहले से अतिरिक्त बिल आने के कारण लगातार लोग परेशान हैं और अब पता नहीं कब इन ऐसे लोगों का संशोधन किया जाएगा, क्योंकि विद्युत विभाग कोई भी सुनने को तैयार नहीं है और काफी लोग काफी परिवार जो है पूरी तरीके से अभी राम कुमार जी एक काम ये करिएगा, विद्युत विभाग के उन जिम्मेदारों तक जाइएगा, उनसे सवाल कीजिएगा कि एक पीड़ित एक बेटी का दर्द समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या अभी भी केवल और केवल आश्वासन पे ही काम चला लेंगे आप लोग, इसके अलावा आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आश्वासन है, कम से कम उस पीड़ित बेटी का दर्द तो कम से कम आप देखिए, उसको सुधार करिए। इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं वहां के विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी, जरूर हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, इस पर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए राम कुमार जी। हम वरिष्ठ पत्रकार नितिन सर के पास चलते हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, लोगों को बनाने के चक्कर में परेशान किया जा रहा है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारी लंबी लाइन लखनऊ में भी देखी है इस सिस्टम को लेकर। अब एक पीड़ित बेटी के सामने इस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान है, उसके पिता की जान चली गई है। आप इस स्मार्ट सिस्टम को कैसे देखते हैं और सरकार क्या कहीं स्मार्ट बनने के चक्कर में कहीं लोगों को परेशान तो करती हुई नजर नहीं आ रही? नितिन जी से फिर से कनेक्ट होंगे, तब तक हम पहले चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए, अगर रायबरेली की अगर बात करें, तमाम सारी जन समस्याएं हैं और ये जो जन समस्या बिजली का है, इसमें बिजली के विभाग की अगर बात करें तो हर जिले में लगभग स्मार्ट मीटर को लेकर के मैं चाहूंगा एक बार आ गए हैं हमारे जो गेस्ट है, अगर आप कंटिन्यू करें। नितिन सर, स्मार्ट बनते बनते हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं? लोग तो परेशान हो रहे हैं,
स्मार्ट बनने से लाइन खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन हमें लगता है कि फिर से वो लाइनें शुरू हो जाएंगी स्मार्ट बनने के चक्कर में। ये ऊर्जा विभाग के अधिकारी हैं, ये ऐसा कौन सा सिस्टम लेकर के आए हैं जब इस वक्त कहीं ना कहीं शॉर्टेज चल रही है एलपीजी सिलेंडर की, उसमें भी इस तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही है। क्या जरूरी था इसी समय इस सिस्टम को गो लाइव करना? और आपने सुना किस तरीके से एक पीड़ित बेटी किस तरीके से उसका दर्द साफ तौर पर बयां भी करने में अपने आप में हम लोग बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये इतना लापरवाह हो गया सिस्टम कि लोगों को स्मार्ट बनाने के चक्कर में लोगों को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है? नितिन सर, सुन पा रहे हैं आप? जी अखंड भाई, आपकी आवाज बहुत रुक रुक करके आ रही है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा अखंड जी की देखिए, जिस तरीके से ये इटावा का मसला सामने आया है, ये सिर्फ इटावा का नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम घटनाएं देखने को मिली हैं। लाखों रुपए का जो बिजली का बिल आ रहा है, मसलन जिसका 1 किलोवाट का कनेक्शन है, 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उस पर कैसे लाखों रुपए का बिल आ सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर कुछ टेक्निकल एरर है और जिसकी वजह से नितिन सर से लाइव के दरमियान बात होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। नितिन सर अगर फिर से जुड़ेंगे तो उनकी बात फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। तब तक इंद्रवीर आप चलिए अपनी बात बताइए। आज अगर बात करें तो लास्ट जुम्मे की नमाज है और लास्ट जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है और अभी 12:30 बजे से लास्ट जुम्मे की अलविदा नमाज पढ़नी है और उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पे है। इस ईद के त्योहार को जो 1-2 दिन में ईद होगी, अभी कब होगी ये आज शाम से या कल तक क्लियर हो जाएगा। तो ईद जो है वो 1-2 दिन में, मतलब संडे तक मैक्सिमम देखा जा रहा है कि संडे तक ईद पड़ेगी। उसको लेकर के शासन प्रशासन अलर्ट मोड पे है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और वहां को लेकर के रैली एसपी और अगर बात करें तो प्रशासन विभाग की बात करें, एडीएम प्रशासन, ये तमाम सारे अधिकारी मुस्तैद है और तमाम सारी जगहों पर जो हाईलाइटेड अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल एरिया है, चाहे वो सलोन थाना क्षेत्र हो, चाहे नसीराबाद हो या और भी जो सदर कोतवाली में जहानाबाद है और ऐसे अगर बात करें तो छोटा कोचियाना, ऐसे तमाम सारे एरियाज हैं जहां पर नमाज अदा होनी है आज। और रोड पर नमाज को लेकर के जो नमाज पर रोड पर पढ़ी जाती थी उसको लेकर तक हिदायत दी गई है, ऐसे रोड पर कोई नमाज अदा नहीं होगी, मस्जिदों में नमाज अदा होगी और बाकायदे सकुशल संपन्न तरीके से रायबरेली पुलिस ने इस अलविदा जुम्मे की नमाज को संपन्न कराने का एक बीड़ा सा उठाया और उसको लेकर के चारों तरफ अलर्ट मोड पर रायबरेली पुलिस दिख रही है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, आज कहीं ना कहीं क्योंकि कल ईद मनानी है और ईद मनाए जाने के बाद जिस तरीके से आज जुमे की नमाज होनी है उसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी निर्देश हैं कि किसी को भी पर्व में कोई भी खलल किसी ने डाली तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। इसी को लेकर के पुलिस ना सिर्फ रायबरेली में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार। और जिस तरीके से इंद्रवीर ने बताया कि रायबरेली के लिए क्या कुछ इंतजाम पुलिस विभाग की तरफ से इस जुमे की नमाज को देखते हुए किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र के पास चलते। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए अखंड, आपको बताते चलिए बिजली विभाग से संबंधित इससे पहले जुमे की नमाज की बात को बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में कल देर शाम प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक जिला से उन्होंने ईदगाह और प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद में जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया और साफ तौर पे दिशा निर्देश दिए गए। देखिए जामा मस्जिद शहर के बीचों बीच में स्थित है और साफ तौर पे सबसे ज्यादा नमाजी वहां पे आते हैं और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज शाम ईद का चांद दिख सकता है। तो ईद का चांद दिखने के बाद से ही रमजान का महीना खत्म होगा, ईद का त्योहार शुरू होगा और साथ में नवरात्रि भी चल रही है। माँ बेला देवी धाम पे भी काफी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं दर्शन करने को लेकर के। उधर ही ईदगाह भी है। तो सबसे जरूरी हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू ईदगाह पे किस तरीके से वहां पे व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि नवरात्रि भी है और जो है लोग नमाज पढ़ने भी जाएंगे और देर शाम से ही भीड़ और ज्यादा ही मार्केट में दिखने लगेगी और खरीदारियों का भी सीजन चल ही रहा है। तो साफ तौर पे पुलिस हर एक जगह अलर्ट मूड पे दिख रही है, लेकिन सफल बनाने के लिए जो नए प्रशिक्षु आए हुए हैं उनको भी ऑन फील्ड उतार दिया गया है साफ तौर पे और एडिशनल फोर्सेस भी बुलाई गई हैं प्रतापगढ़ में प्रयागराज से, तो यहाँ पे तैनात करने के लिए। और दूसरी चीज, जामा मस्जिद पे भी शहर के बीचों बीच
हर एक जगह प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक धुकर और साथ में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी वो ऑन फील्ड दिख रहे हैं। साफ तौर पर ये दर्शाता है 3 दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्रतापगढ़ के आला अधिकारी ऑन फील्ड है। कल ये भी देखा गया कि 2 दिन पहले आईजी आए थे अजय मिश्रा, एक घटना घटित हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रतापगढ़ के हर एक मस्जिदों का भी भ्रमण किया और साफ तौर पे दिशा निर्देश दिए कि नवरात्रि जब से शुरू होगा तब से ड्रोन से नजर रखी जाएगी। तो ड्रोन का भी एक इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है कि मस्जिद के आसपास में जो घर है उन पे खास तौर पे निगरानी रखना। नवरात्रि का महीना है तो माँ बेला देवी धाम पे ड्रोन से नजर रखना और सीसीटीवी कैमरों पे एक्सेस ले लेना। दुकानदारों से सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस ले लिए गए हैं कि 4 दिनों के लिए आप मुझे अपने एक्सेस दे दीजिए। उनके कैमरों को जो है मस्जिद या मंदिर की ओर घुमा दिए गए हैं। तो सीधे तौर पे कंट्रोल रूम में वॉचिंग हो रही है, सीधे तौर पे देखा जा रहा है। और वही चीज बेला देवी धाम पे भी किया गया है। जितने भी दुकानदार हैं या घर वाले हैं उन्होंने कैमरा अगर लगवाया है तो उनसे एक्सेस लिया गया है कि निवेदन करके क्या आप हमें अपना एक्सेस दे दीजिए। कोई भी आपत्तिजनक व्यक्ति लगता है तो उसके लिए हम उसको चिन्हित कर सके और हर एक चीजों पे हर एक मूवमेंट पे नजर रखी जाएगी। अभी 1 बजे अलविदा का नमाज पढ़ा जाना है तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से तैयारियां पूरी कर ली गई है। और ये कहा जा रहा है कि आज की अलविदा का आखिरी नमाज है, आज ही चांद भी दिख रहा है। तो फोर्स समेत पुलिस अधीक्षक दीपक धुकर भी ऑन फील्ड दिख रहे हैं। तो साफ तौर से पूरा का पूरा प्रतापगढ़ का महकमा अलविदा का नमाज इस तरीके से बहुत ही शांतिपूर्ण कराना चाह रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कहना था कि इस दिन नवरात्र भी हो रहा है, रमजान भी चल रहा है, कोई दंगा फसाद ऐसा देखने को प्रतापगढ़ में खासतौर से नहीं दिख रहा, क्योंकि पुलिस की मुस्तैदी हर एक कोने में दिख रही है। लेकिन रमजान का महीना है, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि और नवरात्र का महीना चल रहा है, सबसे बड़ी चीज होती है ऐसी व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्थित की जाए। हम ऑन फील्ड ही है और आपको हम दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रतापगढ़ में जाम का जाम लगा हुआ है। कोई भी व्यवस्था यातायात की ओर से ऐसा नहीं किया गया है कि कोई व्यवस्था नजर आ रही हो। केवल माफी चाहेंगे, केवल यातायात के प्रभारी लोग सुबह 10 बजे तक अपना एक फोरम पूरा करते हैं, एक फोरम पूरा करके और सीधे तौर पे अपने दफ्तरों में घुस जाते हैं। यातायात का क्या होता है कि सीधे तौर पे ऑन फील्ड होना चाहिए, ऑन कहीं भी जाम की व्यवस्था नहीं दिखे। लेकिन प्रतापगढ़ में लगातार जाम का जाम दिख रहा है और खासतौर पे जहाँ रमजान जैसा महीना हो और खासतौर पे नवरात्र का महीना हो, लेकिन जाम के जाम से कोई भी कभी भी प्रतापगढ़ नहीं निकल पाया है। अखंड और बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ये जो जाम का जाम है, जो छुटकारा है और इस फेस्टिवल सीजन में एक साथ जहां पर रमजान, ईद, नवरात्र चल रहे हों, वहां पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ट्रैफिक से जुड़े हुए हों या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए हों, उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़े अच्छे से निभा रही है। ट्रैफिक लेकिन कहीं ना कहीं धाराशाही जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से दिखा रहे हैं और हम तो राजधानी लखनऊ के हाल को अगर देखें तो लगता है कि कुछ समय घर से ना ही निकले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप निकलेंगे तो कहीं कहीं खड़े ही रह जाएंगे। हो सकता हो कितने समय में आपकी बारी आए, भगवान भरोसे। लेकिन इतना जरूर है, डीसीपी ट्रैफिक नहीं आई है और प्रयास कर रही है कि कैसे इस जाम के जाम को खत्म किया जाए। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में भी ज्ञानेंद्र कोई ना कोई रूट मैप या कोई ना कोई एक ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए जिससे इससे छुटकारा पाया जा सके। जल्द से जल्द अपनी बात खत्म कीजिए, बताइए। बिल्कुल, देखिए जाम का जाम खत्म हो जाता है जब आला अधिकारी फील्ड पे होते हैं, तो जो भी हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे एसपी हो, अगर वो ऑन फील्ड हो जाते हैं तो ये जाम का जाम खत्म कर दिया जाता है। सोचिए तब कैसे इन लोगों का रूट मैप तैयार हो जाता है। रूट मैप बना था, मैं इसको नहीं कहूँगा रूट मैप नहीं बना था। जब साल अंतिम 3 साल यहाँ पे बिताया था तो उन्होंने जाम के जाम को लेकर के एक रूट मैप तैयार किया था, तो उस रूट मैप को ऑन फील्ड नहीं किया गया।
इस दौरान एक एसपी आए और चले गए, दीपक भूकर भी आए हुए हैं, लेकिन जाम के धाम से कोई भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं। तो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरीके से प्रतापगढ़ के जो यातायात के कर्मचारी है किस तरीके से ऑन फील्ड काम करते हैं। यही चीज मैंने कल भी देखा था कि कल देर शाम कितना जाम लगा था, लेकिन जैसे ही दीपक भूकर ऑन फील्ड दिखे हुए थे तो जाम को खत्म कर दिया गया था। सोचिए, तो 3.5 किलोमीटर के रेंज में प्रतापगढ़ हाईवे पड़ता है ये का, और 3.5 किलोमीटर के रेंज को पूरी की पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था, केवल किसको दिखाने के लिए कि प्रतापगढ़ के एसपी निकले हुए हैं ऑन फील्ड पे, जाम नहीं लगना चाहिए। तो ये है यातायात के लोगों का नियम, जब कोई अधिकारी ऑन फील्ड होगा तो यहाँ जाम नहीं लगेगा। साफ तौर पे जब कोई अधिकारी फील्ड होगा, नगर पालिका वाले ये जो कूड़ा साफ कर रहे हैं तब नहीं साफ करेंगे, जबकि इनका काम क्या होता है कि सुबह 9 बजे तक इस पूरे कूड़े को सफाई कर दी जाए, लेकिन उसी समय निकलेंगे जिस समय कोई भी व्यक्ति खरीदारी करने को निकला है, कोई भी व्यक्ति कोई अपने पीड़ित कोई बीमार है उसको लेकर के निकला है। तो ये है यातायात के लोग। फिलहाल नवरात्रि और रमजान दोनों चल रहे हैं, कल ईद है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज रात ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, खासतौर से प्रतापगढ़ की नगर कोतवाली, खासतौर पे यातायात, और सबसे ज्यादा नजर यातायात की बनी रहती है। अक्सर मैंने आपको दिखाया है कि बहुत बड़ी बात आपने कही ज्ञानेंद्र की अभी नजर बनी हुई है, लेकिन नजर का बने रहने का कुछ इम्पैक्ट अगर सड़कों पर दिखाई देगा, जाम से लोगों को राहत मिलेगी, जाम का जाम नहीं होगा, तो वो नजर आपकी सही मानी जाएगी कि आप सही नजर से हैं और आपने अच्छा काम किया है। फिलहाल खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है और इस जाम के झाम से अगर प्रतापगढ़ के लोगों को मुक्ति मिल पाती है, परेशानी नहीं होती है, तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि अधिकारी फील्ड में हैं, ऐसा नहीं कि अधिकारी फील्ड में नहीं है, काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्लान कैसे है, क्योंकि एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने कोई प्लानिंग की लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर आपके प्लान का कोई मतलब नहीं। नजर सबकी जाती है, पर नजर जाने के बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, आपका नजर बनाए रखिएगा। अवनीश के पास चलते हैं कानपुर। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है आज की कानपुर से? देखिए खन, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज मौसम बदला हुआ है और कानपुर में भी इस वक्त जो है कहीं ना कहीं बारिश का जो है बिन मौसम अगर कहा जाए तो बिन मौसम बरसात साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इससे जो है कहीं ना कहीं जो किसान है वो काफी परेशान है, क्योंकि आलू की जो फसल होती है उसकी खुदाई की अगर बात की जाए तो जो है कहीं ना कहीं तैयारी लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने जो है आलू को खोदना भी शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर जो फसल है वो बाहर होगी तो उसमें काफी नुकसान देखने को मिलेगा। सबसे दूसरी जो एक खबर है जिसपे हम लोगों ने चर्चा की थी, उसपे अपडेट की बात जो है आपने भी कहा था अगर कोई अपडेट तो जरूर बताना। तो जो मासूम के साथ में हैवानियत हुई थी उसके जो आरोपी हैं, तीनों आरोपी जो है वो पकड़ गए हैं और उसके बाद जो है एक आरोपी ने साफ तौर पर जो है उस पूरे मामले को जो है कबूला है और बोला है कि हाँ हमसे जो है कहीं ना कहीं गलती हो गई, ड्रिंक में जो नशा जो है मैंने किया हुआ था जिसके चलते कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो है हैवानियत जो है कहीं ना कहीं हो गई है हमसे। तो वो वीडियो भी हमारे पास है जो अपनी बात जो है मीडिया से वो आरोपी जो है बता रहा है कि टीम से कहेंगे अगर हो सके तो लोग क्यों मारा था? क्यों मारा था? क्यों मारा था? गलती हो गई। क्या क्या? ड्रिंक करे तो सर गलती हो गई। मारा कैसे था? ड्रिंक करे हुए थे। मारा कैसे था? गला दबा दिया। गला दबा दिया। क्या रेप भी किया था क्या? हैं? कितने कौन सा मेल था? किया था? कौन कौन सा किया था रेप? तुमने किया था? एक मिनट उसको क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। ये कमल आशीष। तो ये वो चेहरे हैं जो अखंड जिन्होंने जो है गला दबा करके उस मासूम की जो है 11 साल की जो मासूम थी उसका गला दबा करके हत्या की और खुद भी जो है इन्होंने कबूला है कि उसके उस बेटी के साथ में जो है इनके द्वारा हैवानियत की गई है। अखंड, अब बड़ी अवनीश शर्म आती है ऐसी तस्वीरें देख करके, ऐसी बातें सुन करके कि किस तरीके से मासूम बच्ची को इस तरीके से हैवानियत का शिकार बनाते हैं, दरिंदगी करते हैं उसके साथ और उसको मौत के घाट उतार देते हैं।
ऐसे लगातार जो इंसानियत के दुश्मन है, ऐसी खबरें हर जगह से आती हैं। छोटी छोटी बच्चियों को भी ये नहीं बख्शते ये दरिंदे। और सबसे बड़ी बात है कि नशे में इस तरीके के कर्म को करना, कृत्य को करना अपने आप में लगातार एक ऐसे सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लगातार अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नशा इस सारे जुल्म के पीछे पाया जाता है। तमाम जगह जो जितने जुल्म होते हैं, जितने अपराध होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नशा सबसे बड़ी वजह बनकर के सामने आता है। अवनीश, लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, क्या इन लोगों का जो ये पकड़े गए हैं, जिन्होंने इस अपराध को कबूल किया है, क्या ये पीड़ित परिवार के किसी जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, या फिर पड़ोसी थे, या फिर कोई अनजान व्यक्ति थे जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर इस तरीके का पूरा कृत्य को अंजाम दिया? नहीं, बिल्कुल जो है जिनके ऊपर जो है आरोप उनके पिता ने लगाया था, उसी के जो है ऊपर जो है जब पुलिस ने जांच की तो ये फरार भी चल रहे थे। पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर ही कहा जाए तो इनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में जो है जो इनकी एक पुलिस के द्वारा जो सेवा अगर कही जाए, जो पुलिस की सेवा होती है, मैं तो उसको इस तौर पे कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जो कृत्य इन्होंने किया है, तो इनके लिए जो सजा है जो पुलिस ने दी होगी वो बहुत कम है। और ऐसी सजा जो है का प्रावधान कहीं ना कहीं कोर्ट को या हमारे सुप्रीम कोर्ट हो या जो संविधान में उसमें ऐड करना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई कृत्य करने से पहले आदमी, जो इंसान जो ये गंदा काम करने से पहले 50 बार नहीं 1 लाख बार सोचे कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरे साथ में भी कहीं ना कहीं गलत कुछ ऐसा होगा जो जीवन भर जो है याद रहेगा। अब आपको बता दें कि ये मामला ऐसा है कि बिल्कुल सजा मिलेगी, कोर्ट जो है सजा देगा, लेकिन ये लोग जमानत पे भी बाहर आते हैं, ये लोग जो है अपनी कुछ समय की सजा को काट कर भी बाहर आते हैं। तो एक ऐसा जो है मैं अपील करूंगा जो है, या पूरी देश की जनता चाहती होगी कि इस तरीके के जो कृत्य होते हैं उन्हें साफ तौर पर ऐसी सजा का प्रावधान लाया जाए जिसपे जो लोगों की मानसिकता है कि अगर इस तरीके के अगर हम कुकर्म करते हैं तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी और लोगों के अंदर डर और भय पैदा होगा। बिल्कुल अवनीश, बिल्कुल डर और भय पैदा होना चाहिए, और ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए जिसमें, जैसे अवनीश ने बताया कि 1000 नहीं 1 लाख बार लोग सोचें कि ऐसा कृत्य करेंगे तो शायद ही हम बच पाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अवनीश ने बताया और तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से एक बेरहमी से और दरिंदगी से एक बच्ची के साथ, एक मासूम सी बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है, उसका दरिंदा गिड़गिड़ाता हुआ नजर जरूर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका इलाज बिल्कुल ढंग से किया। बहुत सही बात बोली है अवनीश ने कि इलाज सही से ढंग से किया है, लेकिन इलाज के साथ साथ इस आरोपी को सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए जिससे इसके नहीं, इस ऐसा कर्म करने वाले सोचे नहीं, 1 बार नहीं 1000 बार नहीं लाख बार सोचे कि शायद ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। अगर कोई दूसरा अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरफराज हमारे साथ बने हुए बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जयखंड जी, आपको बताते मैंने एक विजुअल जो ड्रॉप की है नगर पालिका के साफ सफाई को लेकर, जो आज आपको मालूम होगा कि आज अलविदा की नमाज है और साफ सफाई के जो नगर पालिका बोलती रहती कि साफ सफाई 24 घंटे ये रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लेकिन एक वीडियो जो मैंने सुबह पोस्ट की है तो नगर पालिका ग्रुप में भी मैंने चलाई थी, जिसको वार्ड नंबर 8 के जो सभासद महोदय एडमिन है उस ग्रुप से नगर पालिका, उन्होंने मेरी खबर को ही डिलीट कर दिया। जी, मतलब खबर आपने चलाई, आपने वहां की गंदगी दिखाई, वहां पर जो समस्या थी वो बताई, तो खबर ही डिलीट हो गई। उस समस्या डिलीट करते तो ज्यादा बेहतर था ना। जो समस्या थी, जो कूड़ा था, उसको डिलीट करते, वहां से हटा देते तो ज्यादा बेहतर था कि खबर डिलीट करने से स्वच्छता आ जाएगी, वहां साफ सफाई हो जाएगी। मतलब जो समस्या बताई जा रही है, जो स्वच्छता को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वहां पर इस तरीके की गंदगी का अंबार है, जो भी खबर है उसको डिलीट कर दिया, लेकिन उस वहां पर जो गंदगी थी उसको डिलीट नहीं किया, उसको नहीं हटा पाए। उसको नहीं। बड़ी हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल बड़ी हैरानी की बात है कि जिस चीज को डिलीट करना चाहिए था, जिस चीज को हटाना चाहिए था, उसको ना हटा करके उस चीज को डिलीट कर रहे हैं जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। जिससे क्या किसी की इस खबर को डिलीट कर देंगे तो क्या दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, उस जगह पे तो मिलेगी ना। आपको समस्या को डिलीट कर देना चाहिए थी, कोई दूसरा खबर बना के ना डाले। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब आपको देखा है नगर पालिका की, ये देखिए अब पहली बारिश है, ये आप देखिए गंदगी। अब इसको अगर अभी डाला जाए, दिखाया जाए, तो नगर पालिका अपने ग्रुप एडमिन से जो होंगे ग्रुप के एडमिन, वो खबरों को डिलीट कर देंगे। जी, अब आप सोच लीजिए कि अगर ये हालात हैं, व्यक्ति परेशानी को, समस्या को, गंदगी को, वहां की बदहाली को दिखाएगा, बताएगा कि इसको दुरुस्त कीजिए,
तो आप उस खबर के हिसाब से उस जगह की समस्या को दूर नहीं करेंगे, बल्कि उस खबर को ही डिलीट कर देंगे कि ऐसा हो कि इस खबर को डिलीट कर दो कि समस्या आगे जाएगी नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, समस्या को सुधारिए, परेशानियों को दूर कीजिए, लोगों की जो भी परेशानी है उस पर काम करना चाहिए, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आपने उचित ये समझा कि इसको ही डिलीट कर दें। फिलहाल इसको लेकर के क्या कोई कार्रवाई की बात, किसी तरीके का कोई बयान आया किसी अधिकारी का? नहीं, अभी ऐसा कोई कार्रवाई कोई मांग नहीं है। लेकिन अब इसके जो हमारे प्रतिमा सिंह है, ईओ है नगर पालिका के, उनसे बात की जाएगी इस विषय पर, क्योंकि ये जो सभासद ने किया गलत किया ना, उनको तो फिर उसमें उसका जवाब देना चाहिए कि सफाई हुई कि नहीं हुई। पर उन्होंने जो खबर डिलीट किया, ये गलत बात है ना। जी अखंड जी। अब बिल्कुल सरफराज, अब देख लीजिए कि सरफराज ने कोई खबर बताई है और उस समस्या को बताया है, उस समस्या का काम सभासद को दूर करना था, लेकिन समस्या को वो दूर नहीं किया। उन्होंने सोचा कि समस्या को दूर करने से बेहतर इस समस्या जो आई इस ग्रुप में, उस समस्या को ही दूर कर दे, क्योंकि आगे चल के हमारी समस्या बढ़ा ना दे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इस समस्या को ही दूर करो। लोगों की समस्या को दूर करना चाहिए। लोगों ने आपको चुन करके भेजा है, सभासद अगर आप बने हैं तो लोगों ने आपको बनाया होगा, तो कम से कम उनकी समस्याओं का निराकरण करें, उनकी परेशानियों को दूर करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से खबरें डिलीट ना करें तो और भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खबरें एक ग्रुप से डिलीट हो सकती हैं। आप जिसमें एडमिन होंगे, कई और भी जगह होते हैं जहां पर खबरें चलेंगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। अब बिल्कुल सरफराज, अगर होगा तो अधिकारियों से बात कीजिएगा इस पूरे मामले में, उनका क्या कहना है। आखिरकार इस तरीके से हमने खबर भी बताई, हमने एक समस्या बताई और समस्या का समाधान निकालने की जगह पर सभासद महोदय ने उस खबर को ही डिलीट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अधिकारी तो कम से कम देख रहे होंगे ना कि समस्या है, उनको दूर कराने के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई पहल की, कुछ किया? कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल जो भी हो, नहीं हुआ है तो आगे क्या होता है, बारिश रुक जाए तो उनसे बात कीजिएगा कि आखिरकार इस समस्या का क्या समाधान निराकरण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज तमाम जानकारी के लिए। तो सरफराज ने जैसे बताया कि बारिश की वजह से वहां पर स्थितियां खराब हो गई हैं, जलभराव हो गया है। वहीं अवनीश ने भी बताया कि बरसात की वजह से जो किसान थे, उनके खेत में अगर आलू पड़े थे तो उनको परेशानी या उसके खराब होने की संभावना बढ़ गई है। तो जो बिन मौसम बारिश है, भले ही हमारे मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दे दी थी कि मौसम खराब रहेगा और राजधानी लखनऊ के साथ साथ कई अन्य जिलों में भी, पूर्वांचल में बात कहें तो जो बारिश थी वो कहीं ना कहीं बहुत तेज हुई। सुबह 10 बजे राजधानी लखनऊ में बारिश, एकदम से काले बादल छाए और बहुत तेज बारिश हुई। कई जगह पर देखने को मिला, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, लखनऊ के कुछ इलाकों में और अयोध्या में भी कुछ इलाकों में ओले गिरे, मटर के दाने के बराबर ये ओले गिरे। तो कहीं ना कहीं जो ये बारिश है, लोगों को परेशान करने का इसने काम किया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता देते हैं कि उत्तराखंड सरकार में 5 विधायकों की ताजपोशी हुई है। 5 विधायक अब कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। चुनाव से पहले एक कदम उठा है, तो ऐसे में एक बड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार का भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। यहां पर भी मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, जो विधायक है वो मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 2027 का चुनाव बेहद करीब है। इसे देखते हुए वो शायद समय आ गया है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो जाए, जहां कुछ नए मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो वहीं कुछ चेहरों को बाहर का भी रास्ता दिखाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार कब होता है, वो दिन कब है, उस तारीख कब है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत जल्द वो तारीख सामने आने वाली है जब उत्तर प्रदेश कैबिनेट में नए जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।